हाँ। मन की साथी मन में जल दूसरे कि जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना। दीवारों पे दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफी कर सके, झूठी सी बचे रही हम सच्ची कदम भरी, दूसरों की जल से पहले खुद को जल करी, ओ मन की शक्ति देना, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर, चले तो धर पर, खुद पे हौसला रही बदी से न डरे, दूसरों की जाने से पहले खुद को जले करी, तो मन की शक्ति देना। जय हिंद। नारी शक्ति राष्ट्र शक्ति। धन्यवाद रेणु जी। और मैं हमारी राष्ट्रीय नेत्रदान अंगदान प्रमुख रेणु जी से आग्रह करती हूँ कि अब वो हमारे सभी अतिथियों का स्वागत करें और कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। रेणु जी। धन्यवाद। देयर इज धन्यवाद नो बबीता। फेसबुक लाइव। बबीता जी, फेसबुक लाइव नहीं दिखा रहा है, थोड़ा देख लीजिए। फेसबुक लाइव नहीं दिखा रहा है? एक हाँ, मिनट चेक कर लेती हूँ। हम लोग के भी स्क्रीन में नहीं आ रहा लाइव। मैं चेक करती हूँ, एक मिनट। लगता है पश्चिम बंगाल के इसमें से मेरे को वो एडमिन हटा दिए हैं, लग रहा है, इसलिए नहीं पकड़ रहा है क्या, पता नहीं। नहीं, तो आप पूनम जी एडमिन है। ट्राई करेंगे। आप एडमिन हैं वहां पे, बबीता है जी क्या? हैं। फिर हाँ, सुबह ही चेक किए हम लोग। ओ, फिर कैसे भी हो रहा है? अभी चेंज हुआ उससे तो नहीं हुआ। एक मिनट, अभी तुरंत चेक करती हूँ वापस से। हाँ, परमिशन एरर आ रहा है वो। हम्म। कोई परमिशन एरर कोई आ रहा है। बात ठीक है, कोई उपाय नहीं। कोई बात नहीं है, हम लोग रिकॉर्डिंग दे देंगे अपने हाँ। फेसबुक में और इसमें रिकॉर्डिंग। चलिए शुरू कीजिए। श्री गणेश का तो नाम हमने लिया ही है। हम्म। सभी को राधे राधे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन परिवार सपरिवार अपनी पूरी ऊर्जा और आभा के साथ वर्तमान सत्र के प्रथम वेबिनार पर उपस्थित है। आप सभी बहनों को जोरदार उपस्थिति से वेबिनार एक सभागार की तरह जीवंत हो गया है। अपने सम्मेलन की सभी पूर्व एवं अभूतपूर्व राष्ट्रीय अध्यक्षाएं, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा, सभी प्रांतीय अध्यक्षा, उनकी सभी पूरी 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 टीम, सभी प्रांत की सभी शाखाओं की अध्यक्षा और उनकी पूरी टीम, और अपने सम्मेलन से जुड़ी सभी बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बीते अंधत्व निवारण सप्ताह के अवसर पर नेत्र जागरूकता अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, और कल ही झारखंड प्रदेश ने हमें सत्र से पहले पहले नेत्रदान की खबर मिली है। झारखंड प्रांतीय नेत्रदान प्रमुख सुशीला खीरवार एवं ललिता जी ने पुनीत प्रयास से सत्र का पहला नेत्रदान संपन्न हुआ है। इस नेक प्रयास के लिए बहुत बहुत साधुवाद।
बहनों, वर्तमान सत्र के प्रथम मेलन की बेला में राष्ट्रीय नेत्रदान प्रमुख के नाते आप सभी से रूबरू होना काफी सुकून देने वाला पल है। रोशन आंखें हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का सबसे अहम हिस्सा। एक इंसान को रोशन आंखें प्रभु देकर भेजते हैं, मगर उसी जीवन में अगर किसी कारणवश आंखों को पुनः रोशनी की जरूरत पड़ती है तो उन बेनूर आंखों को नूर हम इंसान ही दे सकते हैं। किसी फैक्ट्री में इसका उत्पादन नहीं होता है। जब हम इस सत्य से वाकिफ हैं तो आइए ये संकल्प करते हैं, मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। मिट्टी का शरीर एक दिन मिट्टी में मिल जाना है। खाक होने से पहले ये पुनीत कार्य कर जाना है। जीते जी हमने जो खूबसूरत दुनिया देखी है, जीते जी हमने जो खूबसूरत दुनिया देखी है, मरने के बाद भी दूसरे को ये जहां दिखाना है। और ऐसा होना नेत्रदान के द्वारा ही संभव है। और जिन आंखों का काम जीवन के साथ और जीवन के बाद भी लेना है, तो ये जरूरी हो जाता है कि हम अपनी आंखों का उचित ख्याल रखें। इसी संदर्भ में नेत्र जागरूकता अभियान को एक रोशन दिशा दिखाने का काम देश की जानी मानी हस्ती डॉक्टर सोमदत्त प्रसाद जी और एक लाजवाब शख्सियत स्पीकर नम्रता मेहता जी करेंगे। डॉक्टर सोमदत्त जी नेत्र विशेषज्ञ और नम्रता मेहता जी चरित्र निर्माण विशेषज्ञ। बहनों, इसके पहले हम आज के मुख्य वक्ता को आमंत्रित करें। पहले हमारे सम्मेलन की वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अंजू सरावगी जी के बेमिसाल व्यक्तित्व के सुर को चिराग दिखाने की एक छोटी सी कोशिश करती हूँ। हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा का जीवन सफर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा का जीवन सफर अपने सम्मेलन के लिए अभूतपूर्व योगदान का खूबसूरत सफर रहा है। श्रीमती अंजू सरावगी के नेक दिल स्वर्गीय विजय लक्ष्मी रामकिशन साहा जी की सुपुत्री हैं। उनकी सेवा यात्रा में उनके हमसफर श्री मदन सरावगी जी ने हर कदम पर भरपूर साथ निभाया है। इनके दोनों बेटे वरुण और रौनक जी ने भी इनके सेवा कार्य के लिए काफी हौसला अफजाई की है। आपकी शैक्षणिक योग्यता ने आपके व्यक्तित्व को भरपूर निखारा है। आपने अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन बालेश्वर उड़ीसा प्रांत के विभिन्न पदों पर रहते हुए अपने बेमिसाल कार्यों से सम्मेलन का नाम रोशन किया है और अब राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में सम्मेलन को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए संकल्पित हैं। आपकी योग्यता, आपकी ऊर्जा, आपके हौसले को हमारा सादर नमन। जिस तरह हम रामनवमी के पावन पर्व पर रामलला के ओजस्वी मस्तक पर सूर्य के तिलक के साक्षी बने हैं, जिस तरह हम रामनवमी के पावन पर्व पर रामलला के ओजस्वी मस्तक पर सूर्य तिलक के साक्षी बने हैं, उसी तरह हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा के सेवा कार्य हमारे सम्मेलन के मस्तक पर सूर्य तिलक के मांदिक चमकेंगे। आप सभी बहनों के भरपूर तालियों के साथ मैं अपनी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती अंजू सरावगी का आग्रह करती हूँ, निमंत्रण करती हूँ कि वो आए और अपने ओजस्वी वक्तव्य से हमारा मार्गदर्शन करें। अंजू जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद रेणु जी। मैं आपका स्वागत करती हूँ, स्वीकार कीजिए। धन्यवाद। आज जूम सभागार में उपस्थित हम सभी राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्षाएं, बड़ी बहनें, हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी बहनें एवं पूरे राष्ट्र से जुड़ी हमारी प्यारी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम जूम सभागार में उपस्थित हुए हैं अंधत्व निवारण सप्ताह को मनाने के लिए। ये सप्ताह 1 अप्रैल से 7 अप्रैल का सप्ताह था और इस सप्ताह को मनाने का एक पुरजोर कोशिश हम अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन से आज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो डॉक्टर साहब स्पीकर जुड़े हैं और मिसेस नीता जी जुड़ी हैं, वो हमें बताएंगी कि अंधत्व के लिए क्या कर सकते हैं इसके निवारण के लिए। और हम अखिल भारतीय से ऐसा सोचे हैं कि हम जगह जगह हमारी 467 शाखाएं हैं पूरे राष्ट्र में, 23 स्टेट में। हम जगह जगह नेत्र परीक्षण एवं चिकित्सा शिविर लगाएंगे और उससे हमारे सामने
अंधत्व के कई प्रकार के मरीज आएंगे, जैसे मायोपिया जो कि बहुत ज्वलंत है और सर्वव्यापी है। आजकल हर घर में आपको ये पेशेंट दिखते हैं। और साथ में मोतियाबिंद और हमारे मधुमेह जो डायबिटीज संबंधी रेटिनोथेरेपी, बहुत बहुत तरह के अंधत्व हैं। कुछ एक का नाम ले रही हूँ। और एक ग्लोकोमा, अगर वो डिटेक्ट होता है तो ग्लोकोमा को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, वो बीमारी ऐसी है। लेकिन अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाता है तो हमको उसके जो सीरियस लक्षण है वहां तक नहीं जाना होगा और हम अपनी बीमारी को वहीं स्टॉप कर सकते हैं। जितने डैमेज हो गया है उतना को वहीं रोक दिया जाए। तो ये आशा और ये विजन बिल्डअप करना चाह रही हूँ आज। मगर क्षमा चाहती हूँ, हमारी रूम की जो रेस्ट्रिक्शन है जूम रूम का 100 है। करते रहिए क्योंकि बहुत बहनों के मैसेजेस आ रहे हैं, रिकॉर्डिंग आपके पास जाएगी। लेकिन हमारा मेन मकसद है कि हम आज अंधत्व निवारण के लिए जो उपाय लेंगे और उसके साथ हम प्रण करेंगे वही कि हम परीक्षण शिविर लगाएं और जैसे जैसे मरीज हमारे सामने आते जाए वैसे वैसे हम चिकित्सा के उनके चिकित्सा कराएं और हम उनको सेवा दें। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं लूंगी। और आज पूरे राष्ट्र को संबोधन करने का मेरा पहला आज मुझे मौका मिला है। और इसी को अभी ईश्वर से भी मनोकामना मांगती हूँ कि पूरा सत्र में हमारी बहनें ऐसी ही कोशिश में लगी रहें। आज रेणु जी ने बहुत सुंदर सजाया है और बंगाल प्रदेश ने बहुत सुंदर सजाया है। और चलिए इसका आनंद लेते हैं, क्योंकि सेवा भाव आनंद लेके करेंगे तो उसका जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो कुछ अलग होगा। और ये जब सुन रहे हैं बहनें तो आप संकल्पित मन से सुनिए, क्योंकि आपको इसके बाद नेत्र परीक्षण शिविर 10 जून से लगाने हैं। हमारा नेत्रदान का जो डे आ रहा है 10 जून, उसमें आपको ये काम करने हैं उस समय। धन्यवाद। बहुत बढ़िया अंजू जी, आपके मार्गदर्शन में हम लोग जरूर काम अच्छा करेंगे। और मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे डॉक्टर सोम प्रसाद जी, जो हमारे बीच हैं, कि वो अंधत्व निवारण और कारण के बारे में हमें अवगत कराएं। पर उसके पहले मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी प्रांत की नेत्रदान प्रमुख पूनम जी अग्रवाल से, कि वो डॉक्टर साहब का एक संक्षिप्त परिचय हमारे सामने रखें। पूनम जी। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी। जूम सभागार में उपस्थित सभी राष्ट्रीय प्रांतीय शाखा के पदाधिकारीगण एवं सभी प्यारी बहनों को मैं पूनम अग्रवाल, नेत्रदान पश्चिम बंगाल प्रमुख, प्रणाम करती हूँ, वंदन करती हूँ। मारवाड़ी महिला सम्मेलन के राष्ट्रीय जूम सभागार में डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मुझे आपका परिचय देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यूं तो आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपने कलकत्ता से एमएस करने के पश्चात एफआरसीएस, एडिनबर्ग, लंदन, यूएसए और कितनी सारी आपने डिग्रियां ली हैं। और पिछले 25-30 सालों से करीब आपने 50,000 के ऊपर नेत्र शल्य परीक्षण जो आपने ऑपरेशन किए हैं। साथ ही आपने शुरू में प्रारंभ में आप 20 साल तक लंदन में कार्यरत रहे। फिर आप अपनी सेवा अब हमारे बीच भारतीय हमारे देश में दे रहे हैं। आप यहाँ पे कलकत्ता में एमरी और इससे जो फोर्टिस हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। आप इतनी डिग्रियां लेने के बाद और इतने सारे सेवा करने के बाद इस क्षेत्र में महानतम सेवा के आधार पर आपको कई अवार्डों से भी नवाजा गया है, जिसमें प्रमुख है ऑनर अवार्ड फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रेटिनल स्पेशलिस्ट, अचीवमेंट अवार्ड फ्रॉम द अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी। आपने एज ए को ऑथर ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट डायबिटिक
रेटिनोपैथी गाइडलाइंस पे भी आपने अपने पब्लिशंस किए हैं। तो आप साथ ही साथ डॉक्टर, और आपने कई जनरल्स भी, आपने जर्नल निकाले हैं 70 से ज्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस में, 100 से ज्यादा आपने पब्लिकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस जनरल्स निकाले हैं। तो मैं, जैसे पर्सनल में जो आपको जानती हूँ, मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि आप मरीजों को उचित सही सलाह देते हुए उनका इलाज बखूबी करते हैं। आपकी स्माइल ही मरीजों के लिए दवा है। तो डॉक्टर साहब, मंच उत्सुक है आपको सुनने के लिए। जैसा कि अभी कहा, नेत्र जीवन के साथ और जीवन के बाद, हम लोग नेत्रदान पे भी बहुत जोर देते हैं। और साथ ही आज हम अपने अंधत्व निवारण के लिए आपसे जानना चाहते हैं। आप अपने हमें गाइडलाइन दें ताकि ये प्रॉब्लम ही नहीं आए लाइफ में। तो पहले हम लोग निवारण के लिए सुन लें, और ये क्यों होता है, इससे हम कैसे बच सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर साहब। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं डॉक्टर साहब। जी। हाँ, राइट। पूनम जी धन्यवाद, अंजू जी धन्यवाद, रेणु जी धन्यवाद। नमस्कार, गुड आफ्टरनून। नेत्रदान की बात हो रही थी। नेत्रदान से तो जो लोग अंधे हैं या अंधे हो गए हैं किसी कॉर्नियल मनी के प्रॉब्लम के कारण, उनका उनका उनको फिर से दृष्टि लौटाई जा सकती है। बहुत अच्छी बात है। राइट। लेकिन मैं आज थोड़े दूसरे तरफ से बात करना चाहता हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारी दृष्टि बची रहे और खराब ना हो। तो और भी बातें अंजू जी ने कही, वो कैटरेक्ट की, मोतिया की, वो उसके लिए तो ऑपरेशन करके ठीक हो जाता है, लेकिन उसमें मैं आज नहीं जा रहा हूँ। मैं दो तीन टॉपिक्स पर जाना चाहता हूँ जिसमें हम लोग पहले से अगर ख्याल रखें तो हमारी विजन बची रहे। प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खराब नहीं होगी तो फिर ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। राइट। तो पहला तो जो डायबिटीज है, हिंदी में मधुमेह हम लोग कहते हैं, डायबिटीज सारे सब समझते होंगे। ये हमारे देश में और विश्व भर में अभी बहुत ही बढ़ रही है, बहुत ही तेज संख्या से बढ़ रही है। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एशिया में, स्पेसिफिकली इंडिया में और ज्यादा ही बढ़ रही है। आपके मित्र लोग होंगे, फैमिली होंगे, जहां देखिएगा तीन चार लोग को पूछिएगा तो एक को तो डायबिटीज है और एक दो को बॉर्डर लाइन है, इस तरह है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो स्क्रीन शेयर करता हूँ। 1-2 मिनट का है, उसके बाद उसके बारे में बात करेंगे। ये थोड़ा सा इंग्लिश में है, लेकिन उसके बाद हम लोग उस पर बातें कर लेंगे। ये आ रही है आप लोग के पास? स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, ठीक है, देखता हूँ। शेयर क्यों नहीं हो रहा है, देखो। अब आ रहा है? हम्म, होने लग गया, हाँ हाँ बिल्कुल। इसको मैं थोड़ा स्टार्ट पर कर देता हूँ, बहुत छोटी हाँ। है। हम्म,
अच्छा, अब मैं स्क्रीन शेयर से बाहर जाता हूँ। स्टॉप शेयर। तो बात मैं ये कहने कहने चाह रहा था इस वीडियो में, कि जिसको भी डायबिटीज है, अब डायबिटीज के कारण कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, मेरा तो कंट्रोल अच्छा है, या मेरा तो अभी तुरंत डायग्नोज हुआ है। ऐसी बातें सुनने को आती हैं। कोई कहते हैं नहीं, हम तो डायबिटीज रिवर्स कर देंगे। एक्चुअली रिवर्स नहीं होता है। शुगर और डाइट कंट्रोल और एक्सरसाइज से उसको कंट्रोल किया जाता है। सर आपका तो फेस नहीं दिख रहा है, आप इसको स्टॉप शेयरिंग एक करिए। बार। हाँ अच्छा, हाँ। यू आर स्क्रीन शेयरिंग, लेट मी स्टॉप दिस। हाँ हाँ, अब आ गई। आया। हाँ। करेक्ट करेक्ट। तो डायबिटीज या तो डाइट और एक्सरसाइज से कंट्रोल हो जाता है, वेट लॉस से। और या तो फिर ओरल मेडिसिन खाने होते हैं, और या तो फिर इंसुलिन पर जाना पड़ता है। लेकिन जब डायग्नोसिस होता है, मैं टाइप 2 डायबिटीज बोल रहा हूँ, जो एडल्ट्स को होते हैं, बच्चों को एक अलग तरह की होती है, वो उतनी कॉमन नहीं है। तो जो एडल्ट्स को होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब मेरा डायग्नोसिस हुआ, मुझे वो पता है। मुझे असल में पता नहीं है मुझे कब से था। जब कभी टेस्ट कराया या कुछ तकलीफ हो रही थी, तो उस समय टेस्ट कराया। तो इसलिए जब जब मेरा वही वही कल ही डायग्नोज हुआ है, कल डायग्नोज हुआ है, लेकिन हो सकता है 5 साल से रहा हो। इसलिए कॉम्प्लिकेशंस के टेस्ट शुरू से ही करने चाहिए। कॉम्प्लिकेशन में से मेन कॉम्प्लिकेशन एक तो आंख में होता है। आंख का जो पर्दा है, रेटिना, उसमें अफेक्ट होता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी हम लोग कहते हैं। और उसमें अगर ये बात है कि अगर उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लेते हैं, तो दो बातें होती हैं। एक तो पेशेंट ज्यादा अवेयर हो जाता है कि डायबिटीज कंट्रोल करना जरूरी है। क्योंकि बहुत लोग हैं, हंसते हंसते पेशेंट आते हैं, बोलते हैं सर मेरा तो 300 से कम पीटी शुगर होता नहीं है। जैसे कि वो नॉर्मल है, वो एक्सेप्टेबल है। एक्चुअली एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जब कुछ कॉम्प्लिकेशन डायग्नोज होता है, तो लोगों में थोड़ा सा उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा समझ में आता है, तो लोग ज्यादा फिर अपने डाइट पर ख्याल देते हैं। अभी आज ही एक पेशेंट कह रही थी कि तो इंसुलिन भी चलता है, मिठाई भी चलता है। तो भाई वैसे तो और ब्लड शुगर 400 है, तो वैसे तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे। अभी नहीं होगा, अभी मुझे लगेगा मेरी तबीयत तो ठीक है, मुझे सब दिख रहा है, मेरा सब कुछ ठीक है। लेकिन जब होगा तो इस हद तक होगा कि आंख और रेटिना एक साथ, सॉरी, रेटिना और किडनी एक साथ अफेक्ट होगा, नर्व भी अफेक्ट होगा। तो इस पे एक तो फायदा ये होता है कि डिटेक्ट करने से लोग उसको, ये होते हैं जो जो डायबिटिक फिजिशियन है, उसको भी एक सिग्नल मिल जाती है कि कुछ कॉम्प्लिकेशन आंख में शुरू हो रहा है, तो किडनी का भी मैं टेस्ट करा लूं, बाकी नर्व का कंडक्शन भी करा लूं, ये सब भी करा लूं। तो उस उनको भी ये फायदा होता है, जो डायबिटीज ट्रीट करें उनको भी फायदा होता है। तो ये सब के लिए जरूरी है कि साल में एक बार कम से कम, वंस ईयर, बहुत रोज जाने की जरूरत नहीं है, साल में एक बार रेटिना की कोई जांच कर ले। जो डॉक्टर रेटिना देखते हैं या जो जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं वो भी रेटिना देखते हैं, देख लें। एक मुश्किल ये आती है कि लोग चश्मा दुकान में चले जाते हैं, किसी हाई स्ट्रीट शॉप में, जो भी ये ऑप्टिक्स वो ऑप्टिक्स, चश्मा का पावर करा लेते हैं, सोचते हैं मेरा आई चेक तो हो गया। असल में आई चेक नहीं हुआ। आपका ना आंख का प्रेशर देखा है, वो मैं ग्लोकोमा में बाद में आऊंगा, या ना तो आपका किसी ने रेटिना देखा है। ज्यादातर आजकल कुछ टेक्नोलॉजी है जिसमें कि मनी को, प्यूपिल को बड़ा नहीं करके रेटिना देखा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर ड्रॉप दे के आधे घंटे बैठा के जो प्यूपिल है बड़ा हो जाता है, उसके बाद रेटिना को देखा जा सकता है ठीक से। तो अगर वो नहीं किया गया है, तो आपको मन में डाउट होना चाहिए कि मेरा आई चेक हुआ है। आई चेक हुआ है, मैंने मेरे चश्मे का पावर का नंबर चेक हुआ है, पूरा आई चेक नहीं हुआ है। तो इससे क्या होगा कि अर्ली स्टेज में हम लोग डायग्नोज कर लेंगे डायबिटिक रेटिनोपैथी, तो एक तो पेशेंट बेटर कंट्रोल में आएगा, जो फिजिशियन है वो उसको मैनेज करेगा बेटर। और दूसरा, उसको उसी समय को, जब तक वो विजन को अफेक्ट नहीं किया है, बहुत हल्का सा लेजर या कुछ और ट्रीटमेंट करके उसको वहीं कंट्रोल कर लिया जाए कि वो बढ़े ना। और इस हद तक नहीं पहुंचे कि जब पेशेंट आए उसको लेके, तो हम लोग कहेंगे देखिए अब तो बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन क्या लौटा सकते हैं उसका कोई ठीक नहीं है। ऐसे बहुत पेशेंट आते हैं, इस स्टेज पर आते हैं कि उस समय भाई ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अब ठीक है आपके लिए मैं कुछ, मैं कहता हूँ आपके घर में आग लगी है, मैं कुछ बचा लेता हूँ उसको उसको निभा के, लेकिन क्या बचा पाऊंगा वो ठीक नहीं है। तो उस स्टेज तक नहीं जाने के लिए ये बहुत ही सिंपल सा चीज है। याद रखें, साल में एक बार मुझे रेटिना चेक कराना है। और अपने फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में भी
जिसको भी डायबिटीज हो उसको भी ये कहे कि भाई साल में एक बार रेटिना चेक तो करा लो, फिर तो आगे जो होगा वो एडवाइस दिया जाए। तो ये तो हो गई डायबिटीज की बात। पूनम जी, क्वेश्चन आंसर बाद में रखें कि एक एक करके लेते जाए? सर हम लोग, मैं सोच रही थी ना, जैसे हमारे इसके बाद हमारे वो भी हैं योगा वाले, तो क्वेश्चन आंसर हम लोग बाद में रख ले सर। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो अगला अगला चीज मैं बात करने वाला था ग्लोकोमा की। हाँ, ग्लोकोमा को हम लोग बोलते हैं साइलेंट थीफ ऑफ विजन, क्योंकि ये विजन जो है हमारा साइड से जाने लगता है धीरे धीरे, और डे टू डे लाइफ में वो कुछ पता नहीं चलता है। जैसे कि किसी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, अगर बहुत ही हाई नहीं है, थोड़ा सा हाई है, तो जब तक उसको मेजर नहीं किया जाता है पता नहीं चलता है। जब मेजर किया जाता है तब पता चलता है, तब उसकी चिकित्सा होती है कि उसको कंट्रोल में रखते हैं। इसलिए कंट्रोल में रखते हैं कि आगे जाके और प्रॉब्लम ना करे। सिमिलरली ग्लोकोमा को भी अर्ली स्टेज में अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो नॉर्मली 80-90% में आंख में ड्रॉप देने से ही आंख का प्रेशर कमता है। आंख के प्रेशर कमने से आंख के पीछे का नर्व नहीं डैमेज होता है, और नहीं डैमेज होता है या जो डैमेज है वो वहीं पर रुक जाता है, बढ़ता नहीं है, तो आदमी को कोई खास दिक्कत उससे नहीं होती। तो तब ये की क्वेश्चन ये होता है कि भाई इसको कैसे अर्ली डिटेक्शन किया जाए। मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। ग्लोकोमा के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स बोलना चाहता हूँ। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर, ठीक है। अच्छा, तो पहला प्रश्न तो ये आता है कि ग्लोकोमा के सिम्टम्स क्या है, मैंने पेशेंट को क्या समझ में आता है। अर्ली स्टेज में पेशेंट को कुछ नहीं समझ में आता है, नॉर्मल लगता है, सब चीज ठीक है। नर्व पर डैमेज होते जा रहा है, जब 30-40% डैमेज हो जाता है तो ये बीच वाली छवि जो है साइड में से विजन जाना शुरू करता है, बीच की विजन क्लियर रहती है। और जैसे वो बढ़ता है, वो जो गया है विजन वो और डार्क हो जाता है, मैंने वहां कुछ नहीं दिख रहा है, और बीच में सेंट्रल विजन लेकिन लास्ट तक प्रिजर्व रहती है। तो ट्रीटमेंट, डिटेक्शन और ट्रीटमेंट का मकसद ये है कि ये पहले स्टेज पर इसको रखा जाए कि बहुत ही हल्का सा पेरिफेरल साइड में लॉस है, जिससे कोई एक्चुअल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, और उससे वो चलते रहे। तो क्या करना चाहिए? 40 साल के उम्र के बाद एक बार, स्पेशली जिनके फैमिली में है, फैमिली हिस्ट्री है, और ऐसे भी जब आदमी 40 साल के आसपास एनीवे पढ़ने के चश्मे, बंगला में चालसे बोलते हैं, आ जाते हैं, तो उस समय ये करना चाहिए कि भाई आंख का प्रेशर भी चेक हो जाना चाहिए। आंख का प्रेशर अगर ठीक है तो फिर ज्यादा घबराने की बात नहीं है। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो फिर थोड़ा सा ज्यादा टेस्ट करना पड़ता है। और किस कारण से ग्लोकोमा होती है? एक तो फैमिली हिस्ट्री मैंने कहा, एक 40 के से कम में कम ही होती है, कॉन्जेनिटल दूसरे तरह की ग्लोकोमा होती है। अगेन वो कॉमन नहीं है, आज कॉमन चीजों पर ही ध्यान दें। जो लोग किसी कारण से स्टेरॉयड यूज करते हैं, किसी को सांस कष्ट है उसके लिए स्टेरॉयड यूज होता है, किसी को स्किन की कोई डिजीज है उसके लिए स्टेरॉयड यूज कर रहे हैं, तो उससे ग्लोकोमा की रिस्क बढ़ती है। किसी को आंख में कोई चोट लगी हो तो उससे ग्लोकोमा की रिस्क बढ़ती है। और या तो किसी को बहुत ही माइनस पावर ज्यादा है या प्लस पावर ज्यादा है, तो उससे भी ग्लोकोमा की रिस्क बढ़ती है। तो ये 4-5 चीज अगर याद रखें कि भाई जिसके फैमिली हिस्ट्री है, जो स्टेरॉयड यूज करता है, जिसको कोई चोट लगी हो, उसको ग्लोकोमा का चेक करा लेना चाहिए। क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लिया तो वहीं रोक लेंगे। क्या क्या किया जाता है? एक आंख का प्रेशर देखा जाता है, ये पहला जो पिक्चर आपको दिख रहा है। एक आंख में डाई देते हैं, एनेस्थेटिक, देखने में लगता है कि अरे बाप क्या लगेगा, कुछ नहीं लगता है। एक लोकल एनेस्थेटिक ड्रॉप देके एक नीले लाइट से उसमें एक प्रोब टच करता है, उससे प्रेशर समझ में आ जाती है। दूसरा एक चेक होता है आंख पर एक कॉन्टेक्ट लेंस दे के किया जाता है, जिससे कि आंख से जहां ड्रेनेज है उस एंगल को जो आई स्पेशलिस्ट है वो देख सके कि वो खुला है कि बंद है। बंद हो रहा है तो उसकी दूसरे तरह से चिकित्सा हो। तीसरा, ये जैसे डायबिटीज के लिए मैंने कहा रेटिना देखना है, इसमें भी आंख के पीछे में रेटिना के साथ ऑप्टिक नर्व को देखते हैं। उसमें अगर डैमेज दिख रहा है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर एक विजुअल फील्ड टेस्ट करते हैं, एक मशीन होता है उसके सामने बैठा के लाइट दिखा के करते हैं। सब कोई को सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर प्रेशर ठीक है
और ऑप्टिक डिस्क हेल्दी लग रहा है, तो ये सब बाकी चीजों की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती है। तो वो तो जब देखा जाएगा, अगर कोई डाउट आएगा तो फिर उसका बाकी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। जो जनरली में ये आदमी डर जाता है कि भाई ग्लोकोमा से आदमी लोग अंधे हो जाते हैं, एक्चुअली 90% 95% लोग अंधे नहीं होते हैं। कुछ लोग होते हैं, बहुत कम। क्योंकि अगर रेगुलर, एक तो पहले स्क्रीनिंग होना चाहिए, स्क्रीनिंग हो गया तो फिर ट्रीटमेंट रेगुलर होना चाहिए, और फॉलो अप भी रेगुलर होना चाहिए। क्योंकि अगर कह रहे हैं कि भाई 6 महीने में दिखाओ, तो 6 महीना में प्लीज दिखाओ। ये नहीं कि 6 महीना हुआ 4 साल ड्रॉप दे रहे हैं लेकिन आए नहीं। क्योंकि अगर वो कभी बढ़ता है तो ड्रॉप को एक की जगह 2 करना होता है, कभी 2 की जगह 3 करना पड़ता है, कभी चेंज करना पड़ता है, कभी ड्रॉप से नहीं कंट्रोल हो रहा है तो माइनॉरिटी में सर्जरी भी करनी होती है। बहुत ज्यादा को नहीं लगती, करनी होती है। बट अगर चीज को कंट्रोल में रखा जाए, मैनेज किया जाए, जैसे कि इतने लोगों को ब्लड प्रेशर है, हम लोग दवाई खा रहे हैं लेकिन हम लोग नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, उस तरह ये भी है, इसका ट्रीटमेंट भी चलते रहेगा, साथ में आप नॉर्मल जिंदगी भी जी सकेंगे। मेन ट्रीटमेंट आई ड्रॉप से होता है, कुछ पेशेंट्स को लेजर किया जाता है, और किसी को, माइनॉरिटी को 5-7% को किसी तरह की सर्जरी लगती है, जो उसके अलग अलग तरीके हैं सर्जरी करने की। उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, जैसे कि आज मैं प्रिवेंशन पर ही ज्यादा जोर दे रहा हूँ। तो ये हो गई ग्लोकोमा की बात। और तीसरा, ये थोड़ा अनकॉमन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लाया हूँ। जो प्री मेच्योर बेबीज होते हैं, अब सबके घर में नहीं है लेकिन बहुतों के घर में है, किसी कारण से अर्ली डिलीवरी हो गया या बहुत कम बर्थ वेट हो, तो एक स्पेशल रिस्क ऑफ ब्लाइंडनेस होती है, रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हम लोग कहते हैं। उसका भी यही सेम सिमिलर चीज है, अगर टाइम पर उसको डिटेक्ट कर लें तो उसको उसी समय ट्रीट करके उसको कंट्रोल कर लेने से बच्चा नॉर्मल बड़ा होगा, नॉर्मल विजन रहेगी, सब चीज चलते रहेगा। तो इस पर भी फिर से मैं एक और फाइनल स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। पहले मैं इसको स्टार्ट कर दूं। अच्छा, इसमें मेन मैसेज ये था कि अगर बेबी का वेट 2 किलो से कम हो तो फिर चिंता की बात है। 1 महीने के अंदर, विद इन 1 मंथ ऑफ एज, अब लोग कहते हैं छोटा सा बेबी है कैसे ले जाए, क्या करे, लेकिन वो करना जरूरी है, हाँ? और या तो कुछ बेबीज होते हैं जो इंटेंसिव केयर में, नियोनेटल इंटेंसिव केयर में भर्ती होते हैं, तो हम लोग वहां जाके देख लेते हैं, वहां से हमको कांटेक्ट करते हैं तो वहां जाके देख लेते हैं। लेकिन 30 दिन के अंदर उसको देख के उसी समय, अगर थैंकफुली ज्यादातर लोग को आजकल देखते हैं तो ठीक रहते हैं बच्चे, कुछ करना नहीं पड़ता है, लेकिन जिनको करना पड़ता है उनका उसी समय लेजर वगैरह ट्रीटमेंट करके उसको कंट्रोल कर लेना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वो बढ़ के, जब हम लोग उसको स्टेज करते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, जब स्टेज 4 में चला जाता है तो फिर उसके बाद उसको सर्जरी वगैरह करके कोई खास फायदा नहीं होता है। और अगर 1.5 किलो से कम वेट है, बर्थ वेट, तो फिर ये रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोग बोलते हैं कि 3 हफ्ते में, 20 दिन के अंदर ही आप पहला एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए। उस समय जो देखेगा वो या तो कहेगा नहीं नहीं कुछ नहीं है, बहुत अच्छी बात है, या कहेगा थोड़ा बहुत कुछ है लेकिन मुझे ट्रीटमेंट नहीं करना है, मैं 1-2 हफ्ते में फिर देखूंगा। क्योंकि वो जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उस समय आई की पूरा, क्योंकि प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गया है, आई की डेवलपमेंट पूरी हुई नहीं है। तो रेटिना जब तक पूरा डेवलप नहीं करता है पेरिफेरी तक, तब तक उसको मॉनिटर करना होता है कि वो ठीक से डेवलप कर रहा है और पूरा कर गया। जब पेरिफेरी तक एकदम एज तक डेवलप हो गया तो उसके बाद कोई डेंजर नहीं रहता है।
एक ही डेंजर रहता है। डेंजर क्या, एक थोड़ा ये रहता है मन में कि उनको बाद में मायोपिया, जो शॉर्ट साइटेडनेस माइनस पावर है, उसका थोड़ा चांस ज्यादा रहता है, बट वो इतनी सीरियस चीज नहीं है। तो ये अब हम लोग के सबके जान पहचान में किसी का तो है। अगर किसी को भी हो, बड़े शहर में जो रहते हैं, बड़े सेंटर में डिलीवरी हो रही है, वहां तो ये सब अरेंजमेंट सब ठीक ठाक है। लेकिन बहुत जगह छोटे शहरों में, या जहां पर उतना अवेयरनेस नहीं है, डॉक्टरों में भी अवेयरनेस उतना नहीं है, वहां पर ये सब चीज मिस हो जाता है। और ये लोग जब बाद में आते हैं बच्चे को लेके, तो बड़ा एक दुखद सा सीन होता है कि भाई, अरे उसी समय देखा होता तब तो बहुत कुछ कर दिया होता, अब तो कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि पूरा रेटिना डिटैच करके, श्रिंक करके एकदम से खराब हो गया है। तो मेनली मैं ये तीन बातों पर ही, प्रिवेंटिव बातों पर बात करना चाह रहा था। बाद में जो क्वेश्चन आंसर्स होंगी उसमें जो आएगा उसमें बात करेंगे। नॉर्मल जो चीजें हैं, कैटरेक्ट वगैरह, ये सब कोई जानते हैं, तो मैं उसमें आज नहीं गया। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। और आपसे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, लेकिन पहले हमारे एक और स्पीकर आई हुई हैं, नम्रता जी, उनसे हम लोग सुनेंगे, फिर आपसे हम क्वेश्चन आंसर जो भी हमारी बहनें करना चाहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं आमंत्रित करती हूँ हमारी पश्चिम बंगाल जोन प्रमुख मंजूश्री जी को, कि वो हमारे दूसरे डॉक्टर का संक्षिप्त परिचय हम सदन के सामने रखें। मंजूश्री जी। मंजूश्री जी, आप अपने आप को, मुझे धन्यवाद। मीनाक्षी के नाम से जुड़ी हैं क्या? एक मिनट। नहीं, हाँ मीनाक्षी, हाँ, मीनाक्षी